सिकंदर महान, देखिए इसको देखेंगे थोड़ा फिर से आज। सिकंदर महान 25 बरस की उम्र तक, जो ये व्यक्ति है ये 25 बरस की उम्र तक पूरी दुनिया को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच रहा था। सिकंदर नंद वंश के हम अंतिम राजा तक आपको बता दिए हैं पहले। ये नंद वंश का जो अंतिम जो राजा था उसका नाम था घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। यहाँ तक आपको पता है। जब घनानंद मगध का राजा है उसी टाइम का हो रहा था कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पहुंच रहा था। सिकंदर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया पर फतह कर चुका था। अब भारत को जीतने की उसकी बारी है। तो 25 वर्ष जब इसकी उम्र थी तो ये पूरी दुनिया को जीत चुका था। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच रहा है, और जब ये भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच रहा है तो ओती घड़ी जो उस समय का जो राजा है इस पाटलिपुत्र का, उसका नाम था घनानंद, और ये घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा है। ऐसा राजा है कि अगर इसके साम्राज्य में जब अगर मान लीजिए इसको यानी उस समय का इस प्रकार का राजा है कि अगर आप पत्थर भी अपने घर पर उठा लेके जाएंगे तो कर देना पड़ता था। उस प्रकार का राजा है। इसके साम्राज्य में खूब भ्रष्टाचारी हो रही थी, और इसी के इर्द गिर्द पता चल रहा है कि सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप पहुंच रहा है भारत पर हमला करने के लिए। जब पता चला किसको, अब मान लें देखेंगे तक्षशिला। तक्षशिला की एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य उनका नाम था। जब ये बात चाणक्य को पता चलती है कि सिकंदर भारत पर हमला करने वाला है तो ये चाणक्य गए केकरा भिरी, धनानंद भिरी। धनानंद के पास जाएंगे और धनानंद से कहेंगे कि देखिए आप मगध के राजा हैं, आप चाहेंगे तो भारत को सुरक्षित कर सकते हैं, नहीं तो अगर एक बार सिकंदर अगर भारत में प्रवेश किया तो पूरी भारत को तहस नहस मचाएगा वो, क्योंकि वो पूरी दुनिया को जीता है ना। तक्षशिला के गुरु थे। उस समय के गुरुओं में सबसे महान इनका मतलब कि ये इनकी विख्यात थी वहाँ तक्षशिला में, इनके नाम था उस समय कुछ। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये चाणक्य धनानंद के पास पहुँचे तो धनानंद उनको बेइज्जती करके उनके सीखा कटवा कर साम्राज्य से बाहर हटवा देगा। इसलिए हटवा देगा कि धनानंद को पसंद नहीं है कि उनको कोई समझाए, यानी इस राजा को कोई ना दूसरा समझाए, ये चीज़ उसे पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि चाणक्य को अपमानित करके उनके शिखा को कटवा कर वो पाटलिपुत्र से बाहर मलिक करवा दिया, विदा कर हटवा देता है। अब देखिए ये तो उनकी कहानी रही। एक नदी पड़ती है पंजाब में जिसका नाम था झेलम। झेलम नदी के उस पार सिकंदर की सेना थी, इस पार एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पोरस। याद रखेंगे इसको। पोरस राजा है कहाँ का, पंजाब का। पंजाब का राजा है पोरस, और वो झेलम नदी के किनारे उस किनारे यानी सिकंदर की सेना, और पोरस नदी के इस पार यानी झेलम नदी के इस पार यानी कौन था, पोरस था। पोरस राजा है कहाँ का, पंजाब का राजा है। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ है ना। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, और जब पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ तो यहाँ क्या होता है कि पोरस युद्ध में हार जाएगा। पोरस युद्ध में हारेगा, लेकिन इसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर क्या करेगा कि जितना मान के क्षेत्र जो जीता हुआ है वो सारा इसको सौंप कर वापस चला जाता है बेबीलोन की तरफ, अपने देश से कर जाएगा। जब इसकी उम्र हो जाएगी 29 बरस, तो ऐसा बहुत सारा किताब में ये चीज़ दिया है कि 29 बरस के अवस्था में इसे टाइफाइड बुखार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। 29 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया है, ये मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो झूलता हुआ बगीचा में इसे क्या किया गया है, दफनाया गया है बेबीलोन शहर में। झूलता हुआ बगीचा एक मतलब कि है कुछ, और झूलता हुआ बगीचा में इसे दफनाया गया है, और इसको इस प्रकार से दफनाया गया है कि पूरी शरीर इसकी कब्र के अंदर है, हाथ इसका बाहर है। हाँ, दोनों हाथ इसलिए बाहर है, इसलिए मतलब कि समाज को मरते मरते ये इंडिकेशन देकर गया कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत चुका था वो मरते मरते एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेगा अपने साथ। क्लियर बना भाई। देखो
फिर से सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ें, सिकंदर महान, इसे सिकंदर महान कहते हैं। सिकंदर महान माने इसके मतलब कि देखल जाए कि जब ये सिकंदर, अगर थोड़ा इसके अगर हम बचपन की बायोग्राफी देखेंगे तो फिलिप द्वितीय का पुत्र था। जो सिकंदर था ये फिलिप द्वितीय का पुत्र है। बेबीलोन का मतलब कि फिलिप द्वितीय का पुत्र है। मकदुनिया का शासक था, मकदुनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र, और अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु इसके के थे? गुरु थे। हाँ, जो अरस्तु थे सिकंदर के गुरु हैं। मकदुनिया का राजा था सिकंदर, फिलिप द्वितीय इनके पिता थे सिकंदर का। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने पूरी दुनिया को जीत चुका था। अब पूरी दुनिया को जीतते हुए ये भारतीय उपमहाद्वीप पहुंच रहा, भारत पर हमला करने के लिए इन्होंने योजना बनाई। जब ये भारत पर हमला करने की योजना बनाई तो अगर जब ये भारत आ रहा है तो पता चल रहा है कि उस समय जो भारत का जो राजा होगा उसका नाम था धनानंद। ये धनानंद नंद वंश का दूसरा राजा था। ऐसा राजा है, भ्रष्टाचारी प्रकार के राजा है, कुछ काम करे के पक्ष में नहीं रहेगा, खूब करप्शन कराता है, एकदम धूत रहता है नशा में धनानंद। जब ये बात पता चलती है तक्षशिला के गुरु चाणक्य को कि सिकंदर भारत पर हमला करने वाला है, इस सिकंदर मतलब कि ये चाणक्य का कि इसके पास पहुंचे कि आप भारत के राजा हैं, आप भारत को सुरक्षित करें। लेकिन ये क्या करेगा यह व्यक्ति कि चाणक्य को अपमानित करके भगवाएगा, करके जा जहाँ के गुरु बड़ो तहाँ के बड़ो, हमारा भी तहाँ ना चली। इस प्रकार के इन्होंने की इनकी शिखा कटवा दिया। ये ब्राह्मण कुल के व्यक्ति थे, इनकी शिखा कटवा देता है, इनको अपमानित करवा कर मतलब कि साम्राज्य से बाहर भगवाएगा कि हटिए, आप बाद में दीजिएगा शिक्षा दीक्षा। ये उनकी कहानी रही। अब यहाँ क्या होता है कि झेलम नदी के उस पार अगर हम देखेंगे तो झेलम नदी की उस पार सिकंदर की सेना खड़ी थी, और झेलम नदी के इस पार एक पोरस नाम का राजा है जो पंजाब का राजा है ना। पोरस और उसके बाद मान लेंगे सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। जब पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है तो पता चलेगा कि पोरस युद्ध में हार जाएगा। अब इसके पास सेना थी, 12 लाख सेना लेकर भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा है, कुछ जानेगा कौन राजा। लेकिन ये जो राजा था ना, ये हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इसकी वीरता से ये प्रभावित होकर सिकंदर क्या करता है कि जितना सारा भारतीय उपमहाद्वीप के इर्द गिर्द जो भी क्षेत्र को जीता हुआ था, इसको देकर बेबीलोन की तरफ बढ़ जाता है, चल जाता है। भारत पर हमला नहीं करेगा वो, हाँ, पोरस को दे देगा। जो कुछ क्षेत्र जीता है उधर मतलब कि अगल बगल का, पोरस को सौंप कर वो फिर अपने देश को चला जाएगा, भारत पर हमला नहीं करेगा। क्योंकि वही जो व्यक्ति उसको कड़ा टक्कर दिया, उसको भी मान लें कि महसूस हो गया ना कि कोई है भारत का आदमी, यानी कोई है राजा है, उस राजा से हमें मान लें कि पाला पड़ी जो हमें परास्त कर सकता था, है ना। चला जाता है। 29 वर्ष जब इसकी उम्र होगी, इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। जब 29 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हुई तो मृत्यु का कारण ये बताया गया कि इसे टाइफाइड बुखार हुआ था। टाइफाइड बुखार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और जब इससे मृत्यु हुई तो झूलता हुआ बगीचा, उसी वहाँ पर इसको दफनाया गया है बेबीलोन शहर में। झूलता हुआ बगीचा, यहाँ से क्वेश्चन देता है कि सिकंदर को कहाँ दफनाया गया? झूलता हुआ बगीचा में। कितने वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु? 29 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया को जीत चुका है? 25 वर्ष, है ना। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था उस किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे। जब सिकंदर भारत पहुंच रहा है तो उस समय का राजा कौन है? धनानंद है। धनानंद के पास किसने गुहार लेकर गई कि सिकंदर को मान ले कि आप सिकंदर से हमें बचाएं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में घुसेगा तो विध्वंस से मचाएगा। उन व्यक्ति का नाम था चाणक्य। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन पूछेंगे। सिकंदर से इतना रहा। अब हम देखेंगे मौर्य वंश को। मौर्य वंश अब देखेंगे। देखिए, नंद वंश का जो अंतिम राजा था, नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था धनानंद। याद रखेंगे। नहीं, ये आपका नंद वंश का जो अंतिम राजा था, नंद वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था धनानंद,
ये धनानंद का किया था कि वो बताया था आपको उसमें कि चाणक्य नाम का एक व्यक्ति को इन्होंने अपमानित कर पाटलिपुत्र से बाहर भगवाया है, ब्राह्मण को। जब ये पाटलिपुत्र से जब बाहर हो रहे हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 12-13 लड़कों का ग्रुप देखा है ना। जात का भैया वो पंडित आदमी है, यानी उनकी शिखा को अपमानित करने का मतलब कि वह अब इसको विध्वंस करने के लिए पूरा अपना जी जान झोंकेंगे। चाणक्य है ना, याद रख लीजिए चाणक्य को। इस चाणक्य की क्या कहानी रही कि ये चाणक्य की ये कहानी रही कि जब इन्हों को पाटलिपुत्र से जब इनको बाहर हटाया गया, वहाँ को भगाया गया, सम्राट से इनको हटाया गया, तो ये क्या करेंगे ना कि वहाँ से गुजर रहे हैं। जब गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं कि लगभग 12-13 लड़कों का ग्रुप है, उसमें एक राजा बन के बैठा है ना। एक व्यक्ति है यानी एक लड़का है, वो राजा बनकर बैठा है और सब उसके प्रजा बने हुए हैं। तो ये चाणक्य उससे जाकर पूछेंगे कि बताइए कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि हम मूरा के पुत्र हैं, मूरा के पुत्र हैं, हम गौशाला में काम करते हैं, गौशाला के मालिक ने हमें 10 दिनार देकर खरीदा है। 10 दिनार, दिनार के मतलब कि उस समय का ये पैसा जो होता था ना, जो रुपया होता था, वो दिनार हुआ करता था। तो 10 दिनार देकर मूरा से है ना। देखिए फिर से चाणक्य एक व्यक्ति है, बताया है कि नंद वंश का जो अंतिम राजा है धनानंद, चाणक्य को अपमानित कर पाटलिपुत्र से बाहर भगाया। जब ये पाटलिपुत्र से जब जा रहे हैं ना, पटना शहर से जब होते हुए जब जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 12-13 लड़कों का ग्रुप है। 12-13 लड़कों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में एक लड़का राजा बन के बैठा है, बाकी उसके सब प्रजा हैं। तो ये चाणक्य पूछेंगे उस लड़का से कि बताइए कि आप कौन हैं, किसके वंशज है, किसके पुत्र हैं। तो उनका कहना था, जो लड़का है उसका कहना था कि हम मूरा के पुत्र हैं, मूरा के पुत्र हैं, हम गौशाला में काम करते हैं। गौशाला के मालिक ने हमारी माता से 10 दिनार देकर, यानी माता को 10 गो दिनार देकर हमको खरीदा है, हम गौशाला में काम करते हैं। तो उनका कहना था कि तुम राजा बनोगे। तो वो कहेंगे कि हाँ, लेकिन राजा बनेगे तो मान ली कि ऑटोमेटिक तो राजा नहीं ना बनेगा। चाणक्य पहले गए कहाँ पर, जो चंद्रगुप्त को खरीदा है, जो गौशाला का मालिक है, वो क्या किया है कि चंद्रगुप्त को खरीदा है, पैसा देकर 10 दिना कर खरीदा है ना। जो खरीदा है तो वो पहले क्या करेंगे कि जाएंगे उस कहाँ पर मालिक के पास, कि जो चंद्रगुप्त को खरीदा, तो उससे पूछेंगे कि आप कितने दिनार दिए मूरा को। तो वो कहेगा कि हम इस बालक को 10 दिनार देकर खरीदे हैं। तो वो कहेंगे कि हम तुमको 12 दिनार देंगे, लेकिन हमें लड़का चाहिए। 12 को दिनार देकर उस चंद्रगुप्त मौर्य उस लड़का को लेकर वह कहाँ तक्षशिला की ओर प्रस्थान करेंगे ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य की स्टार्टिंग की कहानी होती है कि एक चाणक्य नाम का व्यक्ति कैसे, मान ली कि एक गौशाला से उठाया हुआ व्यक्ति को पाटलिपुत्र का राजा बनाया था। सोचिए कितना उसके अंदर दम था व्यक्ति में, कि आपन पैसा लगाकर दूसरे से खरीदा और उसको क्या बनाया, राजा बनाया। वो भी ऐसा राजा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनेगा पाटलिपुत्र ना, कि उसके गौरवशाली राजा बने। एक छोटा सा एक कहता है कि इसकी अगर हम देखेंगे इस मूरा को, तो अलग अलग किताब में इस मूरा की अलग अलग वंशज मिलेगी। समझ में आया ना क्या है। फिर से बताते हैं, नंद वंश का अंतिम राजा है धनानंद। धनानंद का किया कि चाणक्य को अपमानित कर अपने साम्राज्य से बाहर भगाया था। चाणक्य काहे खातिर गए थे कि सिकंदर उसी समय भारत पर हमला कर रहा था। जब इनकी शिखा कटवा दी, तो ये पाटलिपुत्र से जब गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 12-13 लड़कों का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में एक व्यक्ति है जो राजा बनकर बैठा है, यानी कि लड़का है जो राजा बनकर बैठा है। और राजा बनकर बैठा है तो उससे पूछेंगे कि आप कौन हैं। चाणक्य पूछेंगे उस लड़का से कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम ये राजा हो, तुम्हारे अंदर राजा का गुण दिखता है, तुम कौन हो भैया। तो वो कहेगा कि हम मूरा के पुत्र हैं, लेकिन हमारी माता जी को मान ली कि गौशाला के मालिक ने उन्हें 10 दिनार देकर हमको खरीद लिया है। इनकी माता जी थोड़ी गरीब थी। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी ना, ये मूरा थी। कहीं कहीं किताब में देता है कि जो मूरा थी ये धनानंद के दरबार में रहने वाली एक वैश्य थी, कहीं कहीं उनको वैश्य बताया है।
कहीं कहीं ये चीज बताया है कि नहीं हो सकता है ना कि जो मूरा धानानंद की पत्नी होंगी और धानानंद इनको अपमानित कर सम्राट से बाहर भगाया है। तो इनके थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूज आता है कि आखिर वास्तविक रूप से पता नहीं चल पाया कि मूरा वास्तविक में है क्या। हम उसको बताएंगे अलग अलग किताब में जो आपको दिया है। तो ये मूरा का जो लड़का था उनका नाम था चंद्रगुप्त, और वही चंद्रगुप्त है बालक जो राजा बन के बैठा है। चंद्र मतलब के चढ़ के उसे पूछेंगे कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो, मतलब कि क्या है तुम्हारा बायोग्राफी। तो वो कहेंगे कि हम मूरा के पुत्र हैं, हमको मतलब कि हम गौशाला में काम करते हैं, गौशाला के मालिक ने हमारी माता जी को 10 दिनार देकर हमको खरीद लिया है। तो ये चाणक्य क्या करेंगे कि जाएंगे उस गौशाला के मालिक के पास, कहेंगे कि हमको ये लड़का चाहिए। तो वो कहेगा कि हम इसको 10 दिनार में खरीदे हैं। तो वो कहेंगे कि हम तुमको 12 दिनार देंगे, लेकिन हमको एक क्या चाहिए, लड़का चाहिए। 12 दिनार देकर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से ले लिया, खरीद लिया। खरीद कर कहाँ ले गए, तक्षशिला ले गए। तक्षशिला ले जाकर का कि शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराई, कौशल विद्या सिखाई, और कौशल विद्या सिखाकर इन्होंने क्या किया कि जब पूरा युग राजा बना दिए तो इन्होंने धानानंद पर हमला करवा के नंद वंश की भारत से समाप्ति करवा दी, इन्होंने खत्म करवा दिए। हाँ, चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य की। एक वैसा व्यक्ति यानी एक ऐसा गुरु जो एक छोटा सा बालक को गौशाला से उठाकर उन्होंने पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठाया, राजा बनाया उन्होंने। उनकी इनकी मेहनत थी, बार बार असफल हो रहे थे लेकिन असफल मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनका मेन मकसद था इस धानानंद को पराजित करना, इस धानानंद को खत्म करना, इनकी मेन उद्देश्य थी। क्योंकि ये व्यक्ति ना इनको क्या किया था, शिखा कटवा दिया था इनकी। शिखा के मतलब कि ब्राह्मणों का शिखा जो होती है वो शान होती है। अगर आप ब्राह्मण की शिखा काट देंगे तो उसकी पूरी चुरकी। हाँ, अब देखेंगे चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश को पहले देखेंगे कि आखिर मौर्य वंश के बारे में किस किस किताब में काची काची मिलेगा, है ना। मौर्य वंश का साहित्य, साहित्य का मतलब कि किस किस किताब में मौर्य वंश के बारे में जिक्र किया गया है ना। अब हम लोग जो शुरू करेंगे यहाँ से मौर्य वंश को, है ना। तो मौर्य वंश की सबसे पहले अगर हम साहित्य को देखते हैं तो देखो एकरा में कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक, मेगास्थनीज एक का था, दूत था, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इन्होंने भारत में लगभग 7 साल रहा, इन्होंने समाज को 7 वर्गों में बांटा था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी जिसका नाम थी इंडिका। इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में ये जानकारी मिलता ही रहा, इस इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इसका नाम था इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। इसके बाद एक इसमें मान लें कि आपका कौटिल्य हो गए, कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। यही कौटिल्य आदमी है, इसको हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य भी इनको कह सकते हैं। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य था। हाँ, कौटिल्य, कहीं कहीं चाणक्य कौटिल्य बताया है, कहीं कहीं चाणक्य बताया है। तो इस कौटिल्य के अनुसार इनके यानी कौटिल्य की जो पुस्तक थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य की जो पुस्तक थी यानी चाणक्य का नाम कौटिल्य कहे चाहे चाणक्य कहे, बात दोनों बराबर है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक रही उसका नाम था अर्थशास्त्र, चाहे जो चाणक्य की पुस्तक रही उसका नाम था अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र किताब में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें ये चीज बताया गया कि मौर्य वंश की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय का किस प्रकार से चलती थी, इस किताब में लिखा गया है अर्थशास्त्र में, जो किनकी है, जो कौटिल्य के जो चाणक्य का है। इसके बाद एक आपकी किताब मिलेगी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो किताब थी ये थी विशाख दत्त की। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस।
और इस मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के जितने मौर्य वंश के प्रशासनिक सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये भी किताब में पता चलता है किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। चौथा देखेंगे दीपदान एवं महायान। हाँ, दीपदान एवं महायान ये बौद्ध धर्म की किताब था। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य यानी दीपदान एवं महायान ये बौद्ध धर्म की किताब है। इसमें ये बताता है, यानी बौद्ध धर्म की किताब है, इसमें ये बताता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था अशोक। अंतिम राजा है अशोक, और अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने लड़का माने कि महेंद्र और लड़की संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। तो अशोक का जो लड़का था उसका नाम था महेंद्र, उसकी लड़की थी संघमित्रा। और दीपदान एवं महायान कहता है कि अशोक अपने लड़का और लड़की को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था ना। साहित्य फिर से एक बार देख लें, किस किस किताब में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है ना, कौन कौन सी किताब में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ये पुस्तक का ठीक है कि मौर्य समाज को, यानी जो इंडिका जो पुस्तक थी ये मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित की थी, 7 वर्गों में बांटा इस किताब में, है ना। चाणक्य जो मतलब कि जो मतलब आपका देखिए कौटिल्य का जो पुस्तक था उसका नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य का पुस्तक था अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की पुस्तक थी, इसमें भी किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगा। दीपदान एवं महायान ये बौद्ध धर्म की किताब थी। इसमें ये बताया गया है कि जो अशोक है यानी जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था अशोक, और अशोक ने अपने लड़का महेंद्र और लड़की संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था। ये साहित्य हुए, है ना। अब देखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति के मतलब कि जो मौर्य रहे, मौर्य वंश के उत्पत्ति, मौर्य वंश की अगर हम उत्पत्ति को देखेंगे तो देखिए उत्पत्ति के मतलब ये होता है कि जो मौर्य था, जो मौर्य वंश के जो मान लें कि जो आपकी देखेंगे उत्पत्ति में, उत्पत्ति के मतलब ये होता है कि ये वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, है ना, किस वंश का ये रहने वाला था, इसकी वंशज क्या थी, है ना। तो देखिए ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो मूरा थी, देखिए ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, देखो इधर ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो मूरा थी ये कहेगा कि ये मूरा वैश्य थी, यानी शूद्र थी, वैश्य नहीं शूद्र थी, शूद्र थी, ये ब्राह्मण परंपरा कहेगा। दूसरा ये है कि विशाख दत्त की पुस्तक, विशाख दत्त की जो पुस्तक आपकी थी क्या था, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका कहना था कि जो मूरा थी ये क्षत्रिय कुल के थी, और जो इनका निवास स्थान था वो गोरखपुर था। दीप वंश या महावंश, दीप वंश या महावंश, इसके अनुसार ये कहेगा कि जो मूरा थी ये आपकी
अथुथा मूरा जो थी ये शूद्र थी। जो इनका निवास स्थान था वो पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश की उत्पत्ति, उत्पत्ति के मतलब कि मौर्य वंश की जब उत्पत्ति हुआ, किस प्रकार से इस वंश की उत्पत्ति हुई, तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, ब्राह्मण परंपरा ये कहेगा कि जो इनकी जाति थी, यानी जो मौर्य की जो जाति थी ना, जो मूरा थी, ये शूद्र की थी, यानी शूद्र जाति के आदमी थी। शूद्र के मतलब कि सबसे नीचे तबका की औरत है। एक ये कहेगा, ब्राह्मण परंपरा कहेगा, उस समय का जो ब्राह्मण परंपरा ये समझाएगा व्यक्तियों को कि जो मान लें कि जो मूरा थे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता हुआ करते थे उनका नाम था मूरा। जो मूरा है वो शूद्र है, ये ब्राह्मण परंपरा कहेगा। मुद्रा राक्षस के अनुसार, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक थी, उसमें ये लिखा गया है कि जो मूरा थी, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ मूरा थी, वह क्षत्रिय कुल के का थी, औरत थी, यानी इनका जो वंशज है वो क्षत्रिय था, इनका जो निवास स्थान था वो गोरखपुर था। ये कहेगा, ये किताब कहेगा कि नहीं वो तो गोरखपुर के रहने वाले थे, जो उनकी कुल था, जो उनकी जाति थी वो क्षत्रिय था, जो उनकी माता जी थी वो क्षत्रिय पटरानी थी। ये विशाख दत्त की पुस्तक कहेगी। दीपदान महावंश के अनुसार ये भी कहेगा कि नहीं, जो मूरा थी वो शूद्र थी और जो इनकी निवास स्थान था ये पाटलिपुत्र था। तो ये मौर्य वंश के कार्य है, उत्पत्ति रहे। इसके हम पुस्तक में जान गए कि किस किस पुस्तक में इसके बारे में वर्णन मिलता है, कौन कौन से मान लें कि किताब किस किस बारे में काशी काशी बताएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 350-305 ईसा पूर्व में राजा बना था। नंद वंश के अंतिम राजा धानानंद को पराजित करके और चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में स्थापित की मौर्य वंश को। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने पाटलिपुत्र का राजा बने, है ना। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने पाटलिपुत्र का राजा बने, और जब इन्हें पाटलिपुत्र का राजा बने तो देखिए, पाटलिपुत्र का इन्होंने राजा बने, इन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। जो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके इन्होंने कहा कि इनकी पुत्री हेलेना से विवाह किए थे। चेलना नाम था ना, हेलना था, हेलना से विवाह किए थे। इन्हीं के दरबार में रहते थे कि आपका नाम था उनका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इनका दूत था, यानी मेगास्थनीज इनके दरबार में रहता था। इनसे क्वेश्चन कितने बार पूछा है कि बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नाम का आदमी रहता था जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखेंगे यहाँ से राजा की कहानी शुरू होती है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो बताएं कि जो चाणक्य जो वो लड़का को लेकर जो वहाँ पाटलिपुत्र में ले गए, वहाँ तक्षशिला में ले गए, उनको पढ़ा लिखा कर दम वही योग विद्या सिखा कर दम निपुण कर दिए हैं, निपुण कर दिए हैं। जब राजा बना दिए, जब मान लो कि हो गया राजा लायक काबिल, तो उन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा धानानंद पर आक्रमण करवाए। आक्रमण करवा कर उन्होंने काची की उस नंद वंश के अंतिम राजा धानानंद को पराजित किया, और जब उन्होंने पराजित किया तो उन्होंने भारत में स्थापित की काची मौर्य वंश को। मौर्य वंश की माता के नाम से जुड़ता है मौर्य वंश। जो इनकी प्रतीक चिन्ह होता था वो मोर का पंख होता था। मूरा से क्या बना? मौर्य वंश बना।
तो मौर्य वंश बना, तो मौर्य वंश का जो पहला राजा थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के भारत में स्थापना की, और जब इन्होंने मौर्य वंश में भारत में स्थापना की 305 ईसा पूर्व में चाणक्य के सहयोग से इन्होंने राजगद्दी पर हासिल किया, यानी राजगद्दी पर बैठे हैं चाणक्य। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का राजदूत था, यानी सिकंदर का ये सेनापति था। इन्हें पराजित कर कर इन्होंने कहा कि जब ये सेल्यूकस निकेटर को पराजित किए तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दहेज दिया था, दान में दे दिया था 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये सिकंदर का सेनापति था, है ना, सिकंदर का सेनापति था। इसको पराजित कर कर जब ये पराजित होगा ना चंद्रगुप्त मौर्य से, तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने 500 हाथी दान में दी और अपनी लड़की की विवाह हेलेना से इनकी करवा दी। हाँ, सेल्यूकस निकेटर की लड़की है हेलेना, और विवाह कराया किससे? चंद्रगुप्त से ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था मेगास्थनीज नाम का एक व्यक्ति, जो उन्होंने लगभग मतलब कि इस लगभग भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि 13 वर्षों तक पूरे भारत को भ्रमण किया था, घूम घूम कर लिख रहा था। एक प्रसिद्ध कवि था, चीन का आदमी है, चीनी यात्री था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो इसका दूसरा राजा था, मौर्य वंश का जो दूसरा राजा रहा उनका नाम था बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार नाम का आदमी है। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में फर्क दिखेगा आपको ना, बिंदुसार और बिंबिसार में फर्क दिखेगा आपको। जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश का दूसरा राजा है, जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का राजा है। तो बिंदुसार जो लड़का था ये किसका लड़का है? चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का हुए बिंदुसार। बिंदुसार की कुछ उतना कहानी नहीं होता है, बिंदुसार को थोड़ा सा उसमें उतना नहीं, मतलब कहीं कहीं बोर्ड के एग्जाम में चाहे कहीं भी बिंदुसार को उतना हाईलाइटेड नहीं रखता है। बस इसको हम याद रखेंगे कि बिंदुसार दूसरा राजा था। 14 को इसकी रानी थी। हाँ, जो इन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया था वो वैवाहिक संबंध से क्षेत्र का विस्तार किया है, विवाह कर करके अपने क्षेत्रों का विस्तार किया था। इस वंश में यानी मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा उसका नाम था अशोक। अशोक सबसे भयानक राजा है। कहीं कहीं अशोक को चंड अशोक भी हम कहते हैं, चंड अशोक कहीं कहीं कहेंगे, कहीं कहीं प्रियदर्शी अशोक कहेंगे। हाँ, नहीं, अशोक देखिए, अशोक की अगर हम कहानी देखेंगे तो अशोक क्या किया था कि अपने 99 भाइयों को हत्या करके, 99 भाइयों को हत्या करके इन्होंने पाटलिपुत्र में यानी पाटलिपुत्र की गद्दी हासिल की। हाँ, 99 को आपन भाई था, आपन सारा भाई को मूड़ी काट कर अशोक राजा बना था। बिंदुसार 14 विवाह किया है। जो बिंदुसार की 14 रानियां थी, ऐसा किताब में कहीं कहीं दिया है कि बिंदुसार था बदसूरत आदमी लेकिन 14 को विवाह किया है। जिस राजा पर हमला करता था उस राजा की लड़की से विवाह कर लेता है बिंदुसार। हाँ, 14 में से में क्या हो रहा है कि अशोक के कुल 99 भाई थे, है ना, इसको मिलाकर कुल 100 लड़का था बिंदुसार का। तो 100 में से इन्होंने 99 भाइयों को मूड़ी काट कर अशोक पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठता है। इसको चंड अशोक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के कोई भी राजा, अब ये भी हमको यहाँ एक और चीज जानने का प्रयास करेंगे कि जब अशोक राजा बना है ना तो मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। एक अवंती थी, अवंती जो था ना ये उड़ीसा में था। उड़ीसा में अवंती कभी भी मगध को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थी। अवंती जो महाजनपद था ये कभी भी मगध को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहेगा कि कुछ भी हो जाए हम मगध को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जब अशोक को ये बात पता चलती है कि अवंती कह रहा है कि हम मौर्य साम्राज्य में नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने कहा कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग का युद्ध किया, कलिंग पर हमला मारता है। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर हमला किया। और जब कलिंग पर हमला करेगा तो वहाँ से एक दया नदी गुजरती है। उस दया नदी में पता चलता है कि पानी नहीं खून बह रहा था।
इतनी इसकी कहानी भयंकर। एक ऐसा राजा जो तलवार लेकर आदमी को काटता चल रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना कि नगर नगर भीख मांगेगा अभी। समझेंगे इसको फिर से। अशोक मौर्य वंश का ये तीसरा राजा है। सबसे प्रतापी राजा था अशोक मौर्य वंश का ना। मौर्य वंश में सबसे प्रतापी राजा अशोक था। अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके 14 शिलालेख थे। शिलालेख का मतलब ये होता है कि पत्थर पर इन्होंने अपने बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में सब, मानी 14 शिलालेख का इन्होंने निर्माण कराया था। उसकी पहला शिलालेख कहता है कि पशु बलि की, यानी पशु बलि की निंदा करता है, उसका पहला शिलालेख। शिलालेख का निर्माण कब किया है? जब 61 ईसा पूर्व के बाद में करेगा, अभी नहीं करेगा ही। तो देखेंगे फिर से अभी अशोक को। पहले चंद्रगुप्त मौर्य को हम जान गए। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था मौर्य वंश का। दूसरा राजा था बिंदुसार। बिंदुसार की उतनी कहानी नहीं है। तीसरा जो राजा रहा उसका नाम था अशोक। अशोक सबसे प्रतापी राजा था। तो बस थोड़ा इसका कहीं कहीं इससे उतना नहीं आता है, इससे खूब आता है। तो अशोक का है ना कि अपने 99 भाइयों को हत्या कर कर ये पाटलिपुत्र के गद्दी बैठा राजा बनल बा। 99 भाई के हत्या करके, जब 99 भाई के हत्या करके इन्होंने राजा बना, तो इकरा पता चला था ना कि अवंती जो है ये मगध में मिलने के लिए तैयारी नहीं थी। 16 महाजनपद में 2 महाजनपद सबसे शक्तिशाली मगध और अवंती। अवंती जो था ये उड़ीसा में था। ये अवंती कभी भी इसको आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। कहेगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए अवंती इसके सामने नहीं झुकेगी। अशोक क्या करेगा कि इस अवंती को पराजित करने के लिए 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर हमला किया। कलिंग कहाँ थी? उड़ीसा में थी। वहीं अवंती कलिंग था। अवंती जो था ना ये कलिंग था। तो है जब नहीं मानेगा ना तो 261 ईसा पूर्व में ये अवंती पर हमला किया अशोक। और जब अवंती पर हमला किया तो पता चलता है कि अवंती के बगल से एक दया नदी बहती है। दया नदी में पता चलता है, बहुत सारे इतिहासकार को कहना था कि दया नदी में पानी नहीं बह रही थी, खून बह रहा था। इसी कलिंग के युद्ध में अशोक क्या करेगा कि जब ये देखेगा कि उसमें पानी नहीं, इसमें खून बह रहा है, सारा अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था। कलिंग के युद्ध के पश्चात जब वहाँ विजयी हो गया, जब जीता है इस अवंती को, तो इसका दिमाग, इसकी हृदय परिवर्तन कर गई। उस युद्ध में सारा अस्त्र शस्त्र फेंक देता है। अब यहाँ से कहेगा कि अब अशोक तलवार नहीं उठाएगा, भिक्षा मांगेगा अशोक। अब जितने सारे साम्राज्य हैं, इस साम्राज्य में जितने सारे व्यक्ति हैं अशोक के सारे पुत्र हैं और हम उसके राजा हैं। अब हम व्यक्तियों का मूड़ी नहीं काटेंगे, अब हम व्यक्तियों की सेवा करेंगे हम। तो पहले कहीं कहीं नाम इसका चंड अशोक मिलता है। आज जब ये कलिंग युद्ध के बाद इसके नाम प्रियदर्शी अशोक का मिलेगा। प्रियदर्शी अशोक। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने 14 शिलालेखों का निर्माण कराया। 14 शिलालेख के निर्माण करा तो पहला शिलालेख में ये लिखवाया है कि अब लोग पशु बलि नहीं करेंगे। जो पशुओं को लोग बलि दे देते हैं वो उस पर रोक लगा देता है, कहेगा कि नहीं, उसमें भी जान है। एक ऐसा राजा शुरू जो मान ले कि नगर नगर तलवार लेकर घूम रहा है, नगर नगर भिक्षा मांग रहा है, भीख मांगेगा नगर नगर चल के। इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरा बौद्ध संगीति करवाया था इन्होंने पाटलिपुत्र में। जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे वहाँ वहाँ इन्होंने बौद्ध विहार की निर्माण की। और जब इन्होंने राजा था तो भारत में कुल 84,000 बौद्ध विहार बनवाया था इन्होंने। 84,000 बौद्ध विहार। इतना ही नहीं, ये क्या करता है कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपना लड़की संघमित्रा और लड़का महेंद्र को श्रीलंका भेज देगा। कहेगा कि अब क्या होगा, अब बौद्ध धर्म की प्रचार होगी। अशोक की कहानी है। इसके बाद जो देखेंगे अंतिम जो इसका जो राजा रहा, अशोक का लड़का था बृहदत्त। और जो बृहदत्त नाम का जो ये व्यक्ति है ये अंतिम है, यानी इस वंश का ये अंतिम राजा है। वैसन राजा है, ये बिल्कुल अयोग्य राजा है। इससे बस की बात नहीं है मौर्य वंश को चलाना। अयोग्य राजा है ये। नाम सुनेला ना कोनो राजा के कि करा पर हमला कर दो, छोड़ छाड़ के भाग जाए। हाँ, बृहदत्त अशोक का लड़का है।
बृहदत्त अंतिम राजा होगा किसकी? मौर्य वंश की। मौर्य वंश का पतन का कारण मेन यही था, ये सही से नहीं चला पाया मतलब राजवंश को, इसीलिए मौर्य वंश पतन हो गई थी। तो अंतिम लड़का था कौन? बृहदत्त। इस बृहदत्त का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग नाम का एक आदमी है जो इसका सेनापति है। हेकरा दिमाग में लालची आगुल बुड़वे कि हम बनब राजा है, तो राजा आखिर बनेगा तो इसकी हत्या करनी पड़ेगी। इसको ये क्या करेगा कि है थोड़ा लालची टाइप का आदमी, हाँ, इसको क्या करेगा बृहदत्त को कहेगा कि राजा, देखिए लालची भी था, एक प्रकार से अयासीबाज भी था। ये क्या करेगा है बृहदत्त न, कि बृहदत्त क्या करेगा कि इसमें आपकी एक महाजनपद थी जिसका, हाँ, बजी गणराज की एक माने बजी गणराज के जो राजा की जो बेटी थी उसको ये पहली बार देखता है बृहदत्त। जब देखेगा तो कहेगा कि जब ब्याह करम तो ओकरा शौक है। बजी गणराज की जो लड़की है ये कहेगा बृहदत्त की जब ब्याह होगा तो बजी गणराज की लड़की से ब्याह होगा। किसका? बृहदत्त की। बजी एक गढ़ के मगध से है ना महाजनपद, बजी भी एक महाजनपद थी। इस राजा की बेटी को पहली बार देखेगा ये बृहदत्त। लड़की का नाम नहीं दिया है, देता है कि राजा की लड़की थी, उसको देखेगा बृहदत्त, ये कहेगा कि जब विवाह होगा तो उसी से होगा। वो टाइप का आदमी कि होखी तो हमारा से ना तो कोई से ना। वो बजी गणराज की जो लड़की है जब उसको पता चलेगी कि बृहदत्त ये ऐसा काम कर रहा है, वो जाकर क्या करेगी ना, वो बजी गणराज की वो अपने पिता को बताएगी। लेकिन उसकी जब वो पिता को बताएगी तो उसका पिता डायरेक्ट नहीं हमला करेगा इस पे। देखिए बजी गणराज का जो राजा है उसकी लड़की है वो, उस लड़की को पहली बार इस बृहदत्त देखेगा, कहेगा कि विवाह करम तो ओकरा से करम ना तना करम, विवाह होगी तो ओकरा से कोई से करियो ना सकेले, होखऊ ना देम, कोई करियो ओकरा से मारम सीधा, ई टाइप करत रहे। जब लेकिन इसको पसंद नहीं कर रही है, वो बजी गणराज की जो लड़की है इसको पसंद नहीं कर रही है, हवा दे रही है उसको कि बात नहीं, पसंद नहीं कर रही है, ये जबरदस्ती करना चाहता है। हेकरा इच्छा हो गई बना कि हम बनम राजा। पुष्यमित्र शुंग का करेगा कि इसको इच्छा हो गया कि हम बनेंगे भैया राजा, ढेर दिन हम तार सेवा करें, ढेर दिन सेनापति बनिल, तो हेकरा अगर सेनापति बुड़ एकरा राजा बने के बाद हेकरा तो मुँह न पड़ी। अब जब हेकरा पिताजी के पता चलल कि बृहदत्त का करत रहा है कि हमारी लड़की को ऐसा कह रहा है, तो सीधा बजी राज के जो गणराज के जो राजा रहे पुष्यमित्र शुंग से कहलस कि तू राजा बनब, तो हाँ राजा बनब तो एक काम कर, हम तारा के बनवाई में राजा, हेकरा के बस खाली मुँह में हमारा के मदद कराब, बृहदत्त को आप बस खाली मैदान में लेकर आइएगा, और मैदान में लेकर आइएगा, हम क्या करेंगे कि हमला करेंगे, आप भी इधर नहीं होकर हमारी सेना की तरफ आ जाइएगा। इसको बहला फुसला के ले जाएगा ये पुष्यमित्र शुंग ना, पुष्यमित्र शुंग इसको बहला फुसला के ले जाएगा, आ ले जाके एकरा के पता चलत रुए कि युद्ध करे के बड़े पुष्यमित्र शुंग के बृहदत्त से मतलब कि हेकरा तरफ से है पलटी मार दिलस, हेने पलटी मरलस तो एकर मुड़ी कटागुल, मुड़ी कटागुल तो वादा न कि पुष्यमित्र शुंग राजा बनी। तो अब क्या हो जाएगा, तो बृहदत्त की हत्या करने के पश्चात मौर्य वंश की समाप्ति हुई। अब यहाँ शुरू होता है काची शुंग वंश ना। पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश का राजा था। देखिए अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे उतना। शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद जो अब यहाँ वंश आपको मिलेगी पाटलिपुत्र में, उसका नाम होगा शुंग वंश। शुंग वंश नाम है इसका। शुंग वंश का जो संस्थापन मतलब स्थापना किया था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र, देखिए हम बताएं ना कि जो बजी का जो राजा है वो पुष्यमित्र शुंग से आकर मिल गया है। वो कहलस पुष्यमित्र शुंग से कि देखो
हमारा के बस खाली मरवाए में मदद करावे की कर बृहदत्त के। बृहदत्त अगर हत्या हो जाएगी उसकी, वो हट जाएगा तो हम आपको राजा बना देंगे पाटलिपुत्र का। तो ये पुष्यमित्र शुंग का किया ना कि बृहदत्त की हत्या करवा दी। हत्या करा के ई कहलस कि अब हम पाटलिपुत्र के राजा हने। अब यहाँ से क्या होता है कि मौर्य वंश की कहानी समाप्त होती है। अब यहाँ शुरू होता है शुंग वंश, और जो शुंग वंश का राजा था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का है कि ये ब्राह्मण आदमी है, ये शिव धर्म को मानने वाला आदमी है। हाँ, शिव भगवान को ई क्या करे कि शिव धर्म को मानने वाला, शिव धर्म को मानने वाला आदमी है पुष्यमित्र शुंग। और जो इसकी कुल था वो ब्राह्मण था। ई क्या करेगा ना कि जितना सारा अशोक बौद्ध विहार बनवाया था सबको ढावा देगा। कहेगा कि सब के ढा के वहाँ शंकर जी की मूर्ति बनाओ। हाँ, सब ढावा देगा वो। सब पता चलता कि जितना सारा बौद्ध है, जो बुद्धिज्म है, सबकी मुड़ी कटवाना शुरू कर देगा। हत्या कराएगा, खूब चाँप कर, कहेगा कि हटाओ सब कुछ। जब ये कहा कि पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र के मान के शुंग के समय में यमन के आदमी का किया ना, यमन लोग भारत पर हमला करेगा। यमन देश के आदमी क्या करेगा कि भारत पर व्यापार करने के लिए इसी के समय यहाँ क्या कर देगा, हमला करेगा। और जब हमला करेगा तो यमनों की इन्होंने पराजित की, और यमनों को पराजित की थी क्या करवैले रहे कि पाटलिपुत्र में 2 गो अश्व महायज्ञ करवैले रहे, 2 गो यज्ञ करवैले रहे पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र में। हेकनी के जब पराजित किलस तो है ना। पुष्यमित्र शुंग के बाद अगर आप देखेंगे तो जो इसका अंतिम राजा था, शुंग वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था देवभूति। देवभूति देवभूति शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। और जो इसका जो सेनापति था उसका नाम था वासुदेव, है ना। वासुदेव नाम था। हाँ, वासुदेव नाम था। देवभूति का है अंतिम राजा है शुंग वंश का। पहला राजा कौन? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का पहला राजा पुष्यमित्र शुंग। ये ब्राह्मण टाइप का आदमी है। जितना सारा अशोक बौद्ध विहार बनवैले रहे सारा के ढावा दिल रहे। वो जगह पर का के लिए पड़ुए, शंकर जी के मंदिर बनैले पड़ुए, है ना। शुंग वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था देवभूति। याद रखेंगे। इस देवभूति का जो सेनापति था उसका नाम है वासुदेव। वासुदेव क्या करेगा ना कि अब एकारा मन में इच्छा उगल कि अब हम राजा बनब, है ना, हम राजा बनब। हेकरा से कही न है देवभूति से कि आप चलिए तालाबवा में, हम देखे हैं कि कोई सोना फेंक कर गया है ना। लेकिन सोना बस आप ही, हमको पता है, अब हम और आप खाली बस चलेंगे, अब वहाँ कोई तीसरा नहीं जाना चाहिए। इसको ले जाएगा नाव पर बैठा के, अब पता चल कि राते में उन्हें तलवार भोंक दी। इसकी हत्या करवा दी इन्होंने। जब इसकी हत्या इन्होंने करा दी तो एक बाद शुंग वंश की कहानी का होता है समाप्त। वासुदेव जो है ये क्या कर देगा कि अब कहेगा कि हम बनाएंगे भारत में कंड वंश को। कंड वंश का ये राजा है कौन? वासुदेव। कंड वंश का राजा होगा कौन? वासुदेव। किसकी हत्या की? देवभूति को हत्या करके वासुदेव ने भारत में स्थापित की कैसी? कंड वंश को। कंड वंश है ना। कंड वंश का स्थापना जो किया था उसका नाम था वासुदेव। और जो इसके अंतिम राजा था उसका नाम था कैसे? सुशर्मा। सुशर्मा अंतिम राजा है कंड वंश का। सुशर्मा का जो सेनापति था उसका नाम था सिमुख। ऐसा दोनों आदमी बड़ा सन कि एगोड़े मेहरानू से दोनों विवाह किया है। दोनों एक ही औरत है दोनों की। किताब में ही दिले बना कि जो सुशर्मा की औरत है वही सिमुख की भी औरत है। एगोड़े औरत है दोनों की, दो को नहीं है, एक ही है। ये दोनों दम गहरा मित्र है। दम इतना के में गहराई बड़ू मित्रता में इतना गहराई बा कि एगोड़े दोनों की औरत है। हेकरा इच्छा उगल कि अब हम बनब राजा। तो राजा बनम तो सुशर्मा के मरे के न पड़ी। अगर राजा बनना है तो सुशर्मा को मरना होगा।
तो सुशर्मा को मारने के लिए क्या करेगा कि इसको कहेगा कि चले के शिकार खेले, ले जगह पहाड़ पर, अब पहाड़ों पर से इसको ढकेल देगा सुशर्मा को। सिमुख, तो सिमुख क्या करेगा कि सुशर्मा को पहाड़ पर से ढकेल दिया, सुशर्मा की मृत्यु हो गई। जब सुशर्मा की मृत्यु हो गई तो यहाँ कंड वंश की कहानी समाप्त। अब यहाँ शुरू हो जाएगा काची सातवाहन वंश, और जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था काची सिमुख। गौतम पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी सारा के सारा राजा सातवाहन में बड़ा सा, लगभग 17 गो 18 गो राजा बड़न सातवाहन वंश में। फिर से देखो, शुंग वंश है, मौर्य वंश के खत्म होने के बाद भारत में स्थापित हुई थी शुंग वंश। शुंग वंश का जो राजा था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का था, तो ये जो बृहदत्त है उसकी सेनापति है ना, इसको राजा बनना था, उन्होंने बृहदत्त की हत्या करवा दी युद्ध में। ये ब्राह्मण टाइप का आदमी है, ये ब्राह्मण आदमी है, जो पुष्यमित्र शुंग है ये ब्राह्मण आदमी है। ये क्या करेगा कि जब ये राजा बनेगा ना, तो राजा बनल तो सबसे पहले क्या कलस कि जितना अशोक बनाया था बौद्ध विहार को सबको ध्वस्त करा दिया था। सबको कहेगा कि सब विनाश कराइए उसका, उसको ध्वस्त करा दिया था। इसी के समय यमन वाले भारत पर आक्रमण किए, और जब यमन वाले भारत पर आक्रमण किए तो यमनों को पराजित कर देता है पुष्यमित्र शुंग। और जब पुष्यमित्र शुंग यमनों को पराजित किया तो पता चल रहा है कि इन्होंने पाटलिपुत्र में 2 महायज्ञ करवाया, अश्वमेघ महायज्ञ है ना, 2 को जग करवलस पाटलिपुत्र में, खुशी में हम यमन के पराजित के लिए बने। शुंग वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था देवभूति। देवभूति का सेनापति है वासुदेव। इसको इच्छा हुआ कि हमें बनना है राजा, तो हमें राजा बनना हो तो देवभूति को मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा ना देवभूति को। इसको एक कहेगा कि चलिए देखिए ना, नहीं पहाड़ पर इसकी कहानी नहीं थी, हाँ इसको कहेगा कि देखिए तालाब में सुना है कि सोना रखा हुआ है, कोई अगर फेंक गया और हम और आप ही बस चलेंगे वहाँ, तो कल उसकी तब दिखावा चलो ना। तो ये क्या करेगा ना कि ले जाएगा उधर नाव पर और उधर छुरा फोकरा में भोंक के फेंक देगा कहाँ में, तालाब में। कहानी एक खत्म, हई बन गुल का राजा। तो ये राजा बनलस तो कही कि अब शुंग वंश भारत में ना रही, रही कंड वंश। तो ये कंड वंश के संस्थापक है वासुदेव। कंड वंश का जो दूसरा राजा था, यानी जो अंतिम राजा उसका नाम है सुशर्मा। कंड वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम है सुशर्मा। सुशर्मा का जो सेनापति था उसका नाम था सिमुख। दोनों की औरत एक है, ये दोनों की औरत एगुड़े है, गहरा मित्र वाला आदमी है, दोनों खूब मित्रता है। अब हेकरा पते नहीं चलत कि हेकरा इच्छा हो गई कि हम अब राजा बनो, ये कहेगा कि हमें राजा बनना है। अब तो राजा बनना है तो सुशर्मा को मरना पड़ेगा। तो सुशर्मा को मारने के लिए कहता है सुशर्मा से कि चलिए शिकार खेलने, ले जाएगा पहाड़ पे, अब पहाड़े पर से ढकेल देगा, कहानी खत्म हो जाएगी सुशर्मा की। तो सुशर्मा की जब मृत्यु हो गई तो अब राजा के बनेगा, सिमुख। सिमुख कहेगा कि अब यहाँ भारत में कंड वंश नहीं होगी, अब होगी सातवाहन वंश। और ये सिमुख का किया था कि सातवाहन वंश का स्थापना किया था।